मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, नर्सिंग एकेडमी आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है मॉस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन के सीएचआर स्पेशल क्वेश्चंस कम्युनिकेबल डिजीज क्वेश्चन नंबर 699 टू 710। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9183006970 मेरे प्यारे साथियों, मजेदार क्वेश्चंस सीखने के लिए YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने वीडियो के देखने के लिए या नर्सिंग एकेडमी के और वीडियोस देखने के लिए YouTube पे जाके नर्सिंग एकेडमी सर्च करें। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 699। A client is concerned about contracting malaria while visiting relative in Southeast Asia. What should the nurse teach the client to avoid to best prevent malaria? एक पेशेंट या क्लाइंट है जिसको मलेरिया हो गया है। वाइल विजिटिंग रिलेटिव इन साउथ एशिया, वो अपने रिलेटिव्स के विजिट कर रहा था साउथ एशिया में। व्हाट शुड द नर्स किसके बारे में टीच करेगी? द क्लाइंट टू अवॉइड द बेस्ट प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया से बेस्ट बचने के लिए बेस्ट उपाय कौन सा है। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मलेरिया वाले पेशेंट को नर्स उसको प्रिवेंशन के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या टीच करेगी। ऑप्शन नंबर 1 मॉस्किटो बाइट से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 अनट्रीटेड वाटर। ऑप्शन 3 अंडरकुक्ड फूड खाने से बचना चाहिए। ऑप्शन 4 और पोल्यूटेड एरिया में रहने से बचना चाहिए। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मॉस्किटो बाइट। मीन्स मलेरिया का कोज क्या है, उससे ही अवॉइड करना है या उसी से ही बचना है। तो मलेरिया का किसके कारण से होता है? मॉस्किटो बाइट के कारण से या मच्छर काटने के कारण से मलेरिया होता है। तो नर्स क्या टीच करेगी कि आपको जिन इलाकों में मच्छर है, मच्छर काटने से प्रिवेंशन रखना है। रेशनल देखिएगा, मलेरिया इज कोज्ड बाय प्रोटोजोन। मलेरिया का कारण या मलेरिया प्रोटोजोन के कारण होती है। कौन सा प्रोटोजोन? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। और इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया में मोस्ट कॉमन कॉज या किस टाइप प्रकार का प्लाज्मोडियम मच्छर प्रेजेंट रहता है? मादा एनाफ्रीज मच्छर होता है। उसके अंदर प्रोटोजोन के कारण मलेरिया होती है, दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम विच इज कैरिड बाय मॉस्किटो, जो कि मॉस्किटो या मच्छरों के द्वारा फैलता है। मलेरिया का कारण क्या है? प्रोटोजोन। यदि क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया का कारण क्या है, ऑप्शन में दे रखा है प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वायरस, तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोजोन। कौन से प्रकार का साउथ एशिया में कौन से प्रकार का पाया जाता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अनट्रीटेड वाटर, अंडरकुक्ड फूड एंड और पॉपुलेटेड एरिया आर नॉट प्रिवेंट प्रोटोजोआ फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। ये अदर ऑप्शंस जो है इनका मलेरिया से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोटोजोआ को बॉडी के अंदर ब्लड में इंसर्ट करने से नहीं रोकते हैं। दैट मीन्स मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर के काटने से प्रोटोजोआ ह्यूमन बॉडी के शरीर में इंसर्ट करता है। दैट इज साउथ एशिया में मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 700। A nurse is reviewing the physical examination and laboratory test of a client with malaria. एक मलेरिया का क्लाइंट है, उसका नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट कर रही है। फॉर विच इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स टू अलर्ट व्हेन रिव्यूइंग डाटा अबाउट द क्लाइंट। क्लाइंट के बारे में कौन कौन से डाटा जो या कौन कौन सा मोस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर है उसके बारे में रिव्यू कर रही, तो अलर्ट पे रहना है। मीन्स मलेरिया के साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 पोलियूरिया होगा, मलेरिया के पेशेंट में पोलियूरिया होगा। ऑप्शन 2 ल्यूकोपीनिया पाया जाएगा। ऑप्शन 3 हाइपरथर्मिया। ऑप्शन 4 स्प्लिनोमेगेली। ऑप्शन 5 इरिथ्रोसाइटोसिस। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। करेक्ट आंसर इज
हाइपरथर्मिया, स्प्लिनोमेगेली। मलेरिया के पेशेंट के अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइपरथर्मिया एंड स्प्लिनोमेगेली देखने को मिलेगा। स्प्लिनोमेगेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर है। स्प्लिनोमेगेली मतलब स्प्लीन का इनलार्जमेंट होना, बॉडी के स्प्लीन का इनलार्जमेंट होना। क्यों होता है, रेशनल देखिएगा। मलेरिया के पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया होता है, न कि पोलीयूरिया। क्यों? क्योंकि ओलिगोयूरिया नॉट पोलीयूरिया अकर इन मलेरिया इंड्यूस किडनी फेलियर। जो प्रोटोजोन होता है वो किडनी फेलियर करता है। कैसे करता है? किडनी फेलियर कैसे करेगा? जब बॉडी के अंदर प्रोटोजोन इंसर्ट करता है तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, किडनी के द्वारा बाहर निकलती है, तो किडनी के अंदर स्टोर होगा, तो किडनी प्रॉपर बाहर हीमो एचबी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, देन किडनी फेलियर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस। ल्यूकोपीनिया डज नॉट अकर। ल्यूकोपीनिया मलेरिया में ही नहीं होता है। हाई फीवर हाइपरथेरिमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजीज प्रोसेस। डिजीज प्रोसेस के कारण या उसकी पैथोफिजियोलॉजी के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। पैरासाइट्स इन्वेड द इरिथ्रोसाइटोसिस सब्सिक्वेंटली डिवाइडिंग एंड कॉजिंग द सेल टू बर्स्ट। मतलब आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो क्या होती है, टूटने लग जाती हैं। टूटने लग जाती है, सेल्स टूट के स्प्लीन के अंदर क्या स्प्लीन के अंदर जमा होती जाती है, जिससे स्प्लीन का साइज बढ़ता है, तथा कुछ जो बॉडी के ऑर्गन्स मेन किडनी है वो भी फेलियर या किडनी फेलियर की कंडीशन भी डेवलप होती है। आरबीसी स्प्लीन के अंदर कलेक्शन आरबीसी का कलेक्शन स्प्लीन में होने लग जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया की कंडीशन में कौन सा स्प्लीन का साइज बढ़ता है या लीवर का साइज, तो हमेशा याद रखना है स्प्लीन का साइज बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 701, विच एक्शन शुड द नर्स टेक व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मलेरिया। कौन सा एक्शन लेना है जब नर्स मलेरिया के पेशेंट की केयर कर रही हो। ऑप्शन 1, इंस्टीट्यूट सीजर प्रिकॉशंस, सीजर प्रिकॉशन पे ध्यान देना है। प्रिपेयर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रिपेयर करना है। मेंटेन आइसोलेशन प्रिकॉशंस, आइसोलेशन प्रिकॉशन मेंटेन करना है। ऑप्शन 4, प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिटवीन पेरेक्सोमिस। रोक्सिज्म, रोक्सिज्म या प्रोक्सिज्म। रोक्सिज्म का मतलब मीन्स होता है कि इन्वेजन या जिस टाइम मलेरिया के प्रोटोजोआ का अटैक होता है उस टाइम के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिटवीन रोक्सिज्म। जब मलेरिया प्रोटोजोन का इन्वेजन या अटैक हाई लेवल पे होता है उस टाइम उसको बॉडी को डिफेंड करने के लिए न्यूट्रिशन की अमाउंट या न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स प्रोवाइड कराना है। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड बैलेंस इज एसेंशियल टू लाइफ एंड मस्ट बी accomplished during periods when intestinal motility is not excessive so that absorption can occur। मलेरिया के पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड बैलेंस। जब उसकी जो मलेरिया है उसका बुखार हाई लेवल पे है, जो वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन क्या करेगा, बॉडी को प्रोटोजोन से फाइट करने के लिए तैयार करेगा, बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाएगा। ऑल दो शेकिंग चिल्स में अकर, सीजर्स जनरली डोंट अकर। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि सीजर से रोकने के लिए बोलेंगे। मलेरिया में सीजर नहीं होता है, ठंड लग के बुखार या चिल्स आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर नॉट यूज द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिक्वायर्ड नहीं पड़ती। मेंटेन आइसोलेशन प्रिकॉशन इज अननेसेसरी। मलेरिया के पेशेंट को आइसोलेट करना यूजलेस है। इन्फेक्शन कैन अकर ओनली थ्रू डायरेक्ट सीरम कॉन्टेक्ट और ए बाइट फ्रॉम ए इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो। इन्फेक्शन, मलेरिया का इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन, प्रोटोजोन के काटने से जो इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन को हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं, INFESTATION, नहीं कि इन्फेक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाली बात है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। एनाफ्लीज मॉस्किटो,
मादा मच्छर एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 702, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट ड्रग थेरेपी। एक नर्स एक पेशेंट को ड्रग थेरेपी के बारे में टीच कर रही है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम के अगेंस्ट कौन कौन सी मेडिकेशन देनी है उसके बारे में टीच कर रही है कि क्या क्या मेडिकेशन लेना। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान? टीचिंग प्लान के अंदर नर्स कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेगी? ऑप्शन 1, द इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। इम्यूनिटी विल प्रिवेंट री इन्फेस्टेशन, इम्यूनिटी दोबारा मलेरिया होने से रोकता है। ऑप्शन 3, द इन्फेक्शन जनरली कैन बी एलिमिनेटेड, इन्फेक्शन सामान्यतः हटाया जा सकता है। ऑप्शन 4, इम्यूनिटी फ्रॉम द ओरिजिनल इन्फेक्शन इज टेम्परेरी, मलेरिया होने के बाद जो उसकी इम्यूनिटी है वो टेम्परेरी है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, द इन्फेक्शन जनरली कैन बी एलिमिनेटेड। जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का इन्फेक्शन होता है उसको हम मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं जब तक कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हो। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी मेडिकेशन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के इन्फेक्शन को हटाने के लिए क्या ड्रग थेरेपी है। क्विनिन सल्फेट इज यूज्ड टू मलेरिया व्हेन ए प्लाज्मोडिया आर रेजिस्टेंट टू द लेस टॉक्सिक क्लोरोक्विनिन। यदि क्लोरोक्विनिन से प्लाज्मोडियम रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस स्थिति में उसको ड्रग्स देंगे क्विनिन सल्फेट। क्लोरोक्विनिन ज्यादा सेफ ड्रग है अकॉर्डिंग टू क्विनिन सल्फेट के। However, in new strain of plasmodium, यदि रेजिस्टेंट हो जाता है, वो ड्रग काम नहीं कर रही, रेजिस्टेंट का मतलब है कि जो क्लोरोक्विनिन दे रहे हैं हम वो काम नहीं कर रही, उस कंडीशन में टू क्विनिन मस्ट बी ट्रीटेड विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्विनिन। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा? क्विनिन देंगे, पायरिमेथामीन और सल्फेनेमाइड। क्विनिन का काम है क्विक एक्टिंग, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है उसके खिलाफ तुरंत काम करती है, और सल्फेनेमाइड ड्रग्स होती हैं स्लो एक्टिंग थेरेपी होती है। सामान्यतया मोस्ट कॉमनली क्लोरोक्विन दिया जाता है। यदि क्लोरोक्विन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है तो क्विनिन सल्फेट भी काम नहीं देता, कॉम्बिनेशन देंगे किसका? क्विनिन, पायरोमेथामीन और सल्फेनेमाइड का। एम ऑफ थेरेपी इज टू एलिमिनेट, ड्रग थेरेपी का पर्पज है एलिमिनेट, जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन हुआ है उसको हटाना। री इन्फेक्शन कैन अकर विद ए डिफरेंट स्पीसीज और स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम, यदि कोई अलग स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की जिससे बाइट हुआ है या अलग स्पीसीज के मच्छर ने बाइट किया है तो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। इम्यूनिटी इज परमानेंट इफ ड्रग थेरेपी सक्सेसफुल, यदि जो प्लाज्मोडियम जिससे इन्फेस्टेशन हुआ है या मलेरिया हुआ है उसको ड्रग थेरेपी यदि प्रॉपर ट्रीट हो गया, ड्रग थेरेपी ने काम कर लिया तो ट्रीटमेंट और इम्यूनिटी क्या होती है मलेरिया के अगेंस्ट? परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 703, ब्लैक वाटर फीवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकर इन सम क्लाइंट विथ मलेरिया फॉर विच रेस्पॉन्स शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के कुछ पेशेंट्स में ब्लैक वाटर फीवर देखने को मिलता है। विच रेस्पॉन्स शुड नर्स असेस द क्लाइंट, नर्स कौन सा रेस्पॉन्स क्लाइंट में असेस करेगी या करना चाहिए? ऑप्शन 1, डार्क रेड यूरिन, उसको डार्क रेड यूरिन आएगा। ऑप्शन 2, लो ग्रेड फीवर होगा। ऑप्शन 3, क्ले कलर डायरिया होगा। ऑप्शन 4, कॉफी ग्राउंड एमेसिस होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कॉफी ग्राउंड कलर की उल्टी होगी, डायरिया का कलर क्ले कलर होगा, या लो ग्रेड फीवर होगा, या डार्क रेड यूरिन होगा। कौन सा सिम्टम ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें ब्लैक वाटर फीवर है मलेरिया के क्लाइंट में? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डार्क रेड यूरिन। ब्लैक वाटर फीवर इंडिकेशन कब करेगा? जब उसका यूरिन क्या आ रहा है? डार्क रेड यूरिन आ रहा है मलेरिया के पेशेंट्स का। रेशनल देखिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन पर्सन हु हैव क्रोनिक मलेरिया, ये किस कंडीशन में होगा ब्लैक वाटर फीवर? मलेरिया की कंडीशन क्रोनिक है या उसका कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हों। कैन कॉज हीमोग्लोबिनुरिया, मतलब हीमोग्लोबिन किसके क्लाइंट की यूरिन में देखने को मिल जाए
मतलब हीमोग्लोबिन किडनी के द्वारा उसके यूरिन में देखने को मिलता है, तो उसका यूरिन का कलर कैसा होगा? डार्क रेड यूरिन। इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का या हीमोग्लोबिन टूटना शुरू हो जाए। लाइसिस का जहां पे वर्ड आता है उसको हमें याद रखना है, टूटना। हीम का मतलब है हीमोग्लोबिन। एंड रीनल फेलियर एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, रीनल फेलियर या किडनी फेलियर हो जाए आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण, आरबीसी के टूटने के कारण। लो ग्रेड फीवर, क्ले कलर डायरिया, लो ग्रेड फीवर अदर डिजीज में भी हो सकता है। क्ले कलर डायरिया मोस्ट कॉमनली बाइल डक्ट की यदि कोई प्रॉब्लम है उसमें देखने को मिलेगा। क्ले कलर मतलब चूने के समान, जैसे चूना होता है, मिट्टी, चूने मिट्टी के समान का डायरिया, वो मोस्ट कॉमनली बाइल डक्ट की जितने भी डिजीज हैं, पित्त की थैली की डिजीज है, उनमें देखने को मिलेगा। कॉफी ग्राउंड एमेसिस, अपर जीआई ब्लीड के अंदर यदि कोई भी डिसऑर्डर अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके अंदर वोमिटिंग होगी, किसकी? कॉफी कलर की वोमिटिंग, जिनका ब्लैक वाटर फीवर से कोई रिलेशन नहीं है। ब्लैक वाटर फीवर में, मलेरिया के पेशेंट में ब्लैक वाटर फीवर उस कंडीशन को बोलते हैं जब डार्क रेड यूरिन कलर आने लग जाए। वो किसके कारण होगा? यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वेसल्स के अंदर आरबीसी टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण किडनी फेलियर की कंडीशन डेवलप या कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 704, ए क्लाइंट हु एब्यूज्ड इंट्रावेनस ड्रग्स वाज डायग्नोस्ड विथ ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एक पेशेंट है जो आईवी ड्रग ले रहा है, उसका डायग्नोस एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है सेवरल ईयर्स अगो, मैंने साल पहले जो ले रहा था। द नर्स एक्सप्लेन दैट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हैज बीन मीट व्हेन द क्लाइंट। नर्स कब एक्सप्लेन करेगी, नर्स उसको क्या एक्सप्लेन करेगी कि एचआईवी डायग्नोस का क्राइटेरिया क्या है। मींस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एचआईवी है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, कि कब डिफाइन करेंगे कि एचआईवी कंफर्म है या एड्स कंफर्म है। ऑप्शन 1, कॉन्टैक्ट एचआईवी स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एचआईवी स्पेसिफिक एंटीबॉडी होने का। ऑप्शन 2, डेवलप एन एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम, यदि एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि एड्स या एचआईवी है। इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस टू अदर्स, यदि वायरस दूसरे में ट्रांसमिट होने लग जाए। ऑप्शन 4, has a CD4 T lymphocyte level of less than 200 cells per microliter। HIV एड्स का मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है CD4 सेल्स काउंट कितने से कम हो जाए? 200 से। CD4 सेल्स काउंट, यदि उसकी CD4 सेल चेक कराएंगे, यदि उसका काउंट 200 से कम है, CD4 एक T लिम्फोसाइट्स या टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स का प्रकार है जिसका नॉर्मल वैल्यू 400 से नियर अबाउट 400 से ऊपर रहता है। यदि उसकी काउंटिंग 200 सेल्स से कम है, दैट मींस दिस वन इज एक्सप्लेन एज ए एड्स। एचआईवी वायरस इन्फेक्शन एक्सप्लेन एज ए एड्स या एक्यूट एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। काफी लोगों को गलत होता है एग्जाम्स में। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर क्या है? एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में कब हम डिफाइन करेंगे कि उसको एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्ट ऑप्शन में देखना है उसका CD4 सेल काउंट यदि 200 से कम है, दैट दिस वन इज डेवलप एज ए एड्स। रेशनल देखिएगा, एड्स इज डायग्नोस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल विथ एचआईवी डेवलप वन ऑफ द फॉलोइंग। एड्स कब डायग्नोस होगा? जब क्लाइंट का CD4 T लिम्फोसाइट लेवल ऑफ लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर। यदि क्लाइंट का CD4 सेल काउंट, CD4 सेल्स क्या है? एक T लिम्फोसाइट का प्रकार है, और उसके अंदर एड्स वाले पेशेंट में क्या क्या सिंड्रोम? वास्टिंग सिंड्रोम। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है उसके अंदर थकान रहना, उसके मसल्स के अंदर थकान रहना। डिमेंशिया वन ऑफ द लिस्टेड
एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं एड्स के? कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी या कैपोसी सार्कोमा इस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। क्या होता है, जो ब्लड और बॉडी की ब्लड और लिम्फ वेसल्स होती हैं वो एंडोथेलियल सेल्स से बनी होती हैं। यदि उसका कैंसर हो जाए तो उस कंडीशन को हम कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। ब्रुकिड्स लिम्फोमा, यदि बॉडी की इम्यून सेल्स का कैंसर हो तो उस दिस वन इज कॉल्ड एज ब्रुकिड्स लिम्फोमा। ब्रुकिड्स लिम्फोमा कौन सी कंडीशन है? बॉडी की इम्यून सेल्स का कैंसर। इट इज ये एक प्रकार का नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा होता है। वन ऑफ एंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है न्यूमोसिस्टाइटिस जेरोवेसी न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन न्यूमोनिया ऑफ इन HIV एड्स पेशेंट इज न्यूमोसिस्टाइटिस जेरोवे न्यूमोनिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यदि कोई क्वेश्चन में पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट के अंदर तो होगा तो कौन सा? माइकोबैक्टीरियम टीबी देखे 100% HIV का कॉम्प्लिकेशन में टीबी देखने को मिलेगा। तो HIV एड्स वाले पेशेंट में कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन रहते हैं? डायग्नोस कब करेंगे? टी सेल 200 से कम हो, कैपोसी सार्कोमा ब्लड और लिम्फ वेसल्स की एपिथेलियल सेल्स को हम कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। ब्रुकिड्स लिम्फोमा इम्यून सेल्स की कैंसर को ब्रुकिड्स लिम्फोमा बोलेंगे। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया, किस प्रकार का? न्यूमोसिस्टाइटिस जेरोवेसी न्यूमोनिया होता है। टीबी का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। द डेवलपमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन एंटीबॉडीज सीरो कन्वर्जन। HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप होने की स्थिति को हम सीरो कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। बाय एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम known as acute retroviral syndrome, flu like syndrome with fever। उस कंडीशन में क्या होता है? एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम क्या है? तो क्लाइंट के अंदर फ्लू लाइक सिंड्रोम विथ फीवर, swollen lymph nodes, headache, malaise, nausea, diarrhea, diffuse rash, joint and muscles pain 1 to 3 weeks after exposure to HIV reflects acquisition of virus, not the development of AIDS। HIV वायरस के इन्फेक्शन के अंदर के बाद जब तक CD4 काउंट 200 से बिलो नहीं आ जाती, उस कंडीशन को हम एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसके अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे? फ्लू लाइक सिंड्रोम, फीवर आएगा, बॉडी पेन करेगी, हेडेक होगा, नोजिया होगा, डायरिया होगा, बॉडी के ऊपर रसेस डेवलप होंगे और जॉइंट और मसल्स पेन होगा। ये कब तक होएगा? इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 1 से 3 वीक्स। HIV का विंडो पीरियड 6 वीक माना जाता है। कितना? 6 वीक। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसका विंडो पीरियड। ए क्लाइंट हु इज HIV पॉजिटिव इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस विथ और विदाउट द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी को डायग्नोस नहीं हुआ है HIV एड्स का, उसका CD4 काउंट 200 से कम नहीं हुआ है, तो भी क्लाइंट HIV को ट्रांसफर कर सकता है या उससे किसी दूसरे पेशेंट को या पर्सन को HIV हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 705। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज HIV पॉजिटिव। एक HIV पॉजिटिव की नर्स केयर कर रही है। फॉर विच कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज कौन सी है HIV पॉजिटिव क्लाइंट की केयर के लिए या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के लिए? ऑप्शन 1 इन्फेक्शन, ऑप्शन 2 डिप्रेशन, ऑप्शन 3 सोशल आइसोलेशन, ऑप्शन 4 कैपोसी सार्कोमा। मोस्ट इंपोर्टेंट HIV पॉजिटिव के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है या उसका बेसिक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज या प्रिवेंशन प्लान कौन सा रहेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इन्फेक्शन। Infection is the most important prevention plan in the HIV positive client। यदि इन्फेक्शन से बच गया, वो कॉम्प्लिकेशन उसका रुक गया, then means HIV positive patient live for many years, मतलब काफी सालों तक जीवित रह सकता है।
उसका कॉम्प्लिकेशन होने से रोकना ही हमारा मेन टारगेट या मेन गोल रहना चाहिए। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए क्लाइंट हैज ए वीकेंड इम्यून रेस्पॉन्स। एचआईवी क्लाइंट का, पॉजिटिव पेशेंट का, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यून रेस्पॉन्स बिल्कुल वीक हो जाता है, इन्फेक्शन से लड़ने की बॉडी की पावर कैपेसिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एक्सपोजर टू पीपल विद इन्फेक्शन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। उस कंडीशन में, इम्यून रेस्पॉन्स कमजोर होने की कंडीशन में, हमारा मेन पर्पज, मेन गोल रहेगा इन्फेक्शन होने से बचाना। तो उस कंडीशन में उसके लिए हमें प्रॉपर रेस्ट प्रदान करना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन एडवाइस एंड अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू पीपल्स, और क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से उसको एडवाइस देना पड़ेगा कि बचना है। क्लाइंट कैट बी टोट कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। उसको सोशल स्टिग्मा से बचाने के लिए उसको कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज या साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना पड़ेगा टू कोप विथ डिप्रेशन। वो बट द स्ट्रेटेजीज विल नॉट प्रिवेंट डिप्रेशन। क्लाइंट में एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ सोसाइटी फियर्स। क्लाइंट के अंदर या एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के अंदर सोशल आइसोलेशन भी डेवलप हो सकता है। क्यों? सोसाइटी फियर एंड मिसकंसेप्शन ऑफ एचआईवी डिजीज। These are beyond the client's control. Although kyphosis sarcoma is related to HIV infection. Kyphosis sarcoma क्या है? क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। Kyphosis sarcoma is related to HIV infection. There is no specific measure to prevent. यदि Kyphosis sarcoma का कॉम्प्लिकेशन हो गया है, Kyphosis sarcoma is cancer of lymph and blood vessels epithelium. ब्लड और लिम्फ वेसल्स के एपिथेलियम का कैंसर को हम काइपोसिस सार्कोमा बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली एचआईवी पॉजिटिव क्लाइंट पे देखने को मिलता है, जिसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706। ए मदर विद द डायग्नोसिस ऑफ एड्स स्टेट दैट शी हैज बीन केयरिंग फॉर हर बेबी इवन दो शी हैज नॉट बीन फीडिंग वेल। व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स डिटरमाइन। एक एचआईवी एड्स की मदर, एक मदर जिसको एड्स डायग्नोस हुआ है, वो फीडिंग के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रही, कि कंफर्म नहीं है कि उसकी बेबी को फीड कराना है नहीं कराना। उस कंडीशन व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स डिटरमाइन। कौन सी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नर्स उसको एक्सप्लेन करेगी या बताएगी। ऑप्शन 1, इफ शी हैज किस्ड द बेबी, कि मतलब कब एड्स होगा उसको, उसके बच्चे को। यदि वो बच्चे को किस करती है। इफ द बेबी इज ब्रेस्ट फीड, यदि बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है। व्हेन द बेबी लास्ट रिसीव एंटीबायोटिक्स, उसका बच्चे ने कब एंटीबायोटिक्स लिए थे। हाउ लॉन्ग शी हैज बीन कैरिड फॉर द बेबी, केयरिंग, वो बेबी को कितने लंबे समय तक केयर कर रही है। तो इसके अंदर मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इफ द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब एचआईवी मदर से, एड्स मदर से बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसफर होता है। नो ट्रांसफर बाय किस। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एड्स इज एंटीवायरल, और केयरिंग से एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता है। रेशनल देखिएगा। Epidemiological evidence has identified breast milk as a source of HIV transmission. ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग से HIV ट्रांसमिट हो सकता है। If the he has kissed the baby behavior not believed to transmit HIV. यदि बेबी को किस करती है तो ट्रांसमिट नहीं होता, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। When the baby last received antibiotics is unrelated to transmission of HIV. क्योंकि HIV is antiviral disease. HIV transmission does not occur from contact associated with caring of newborn. कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता है। इट इज ए HIV का ट्रांसमिट कहां से, जब तक ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता, उसका स्लाइवा लिम्फ कांटेक्ट में नहीं आता, देन तब तक ट्रांसमिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 707। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एक नर्स एड्स डायग्नोस क्लाइंट का केयर कर रही है।
IV infiltrates and need to be restarted. IV लाइन था जो उसका वो इन्फिल्ट्रेट हो गया है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, एंड मतलब आउट हो गया है, उसको रिस्टार्ट करना. व्हाट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द नर्स व्हेन रिस्टार्टिंग द IV. नेसेसरी क्या क्या प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी HIV एड्स वाले क्लाइंट में IV कैनुला रिस्टार्ट करने के लिए या उसको कनेक्ट करने के लिए, दूसरा कैनुलेशन करने के लिए. इन्फिल्ट्रेशन है मींस उसको रिमूव करेंगे और दूसरा कैनुलेशन करेंगे. सिलेक्ट ऑल अप्लाई. ऑप्शन 1 मास्क, ऑप्शन 2 गाउन, ऑप्शन 3 ग्लव्स, ऑप्शन 4 फेस शील्ड, ऑप्शन 5 हैंड हाइजीन. इन प्रिकॉशंस में कौन कौन सा प्रिकॉशन एड्स वाले क्लाइंट के लिए कैनुलेशन के टाइम लेना पड़ेगा. इसमें हमें सबसे बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान में होना चाहिए कि एड्स फैलता किससे है. एड्स ब्लड के कांटेक्ट में आने से, स्लाइवा के कांटेक्ट में आने से. दैट मीन्स हमारा प्रिकॉशन उसी भी बेस पे चलेगा. गेस करेक्ट आंसर. कौन कौन सा प्रिकॉशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. ग्लव्स एंड हैंड हाइजीन. रेशनल देखिएगा कौन कौन सा प्रोटेक्शन किस किस कंडीशन में काम आएगा. मास्क इज नेसेसरी फॉर प्रोसीजर वेयर स्प्लिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज एंटिसिपेटेड और ए रिस्क. मास्क उस कंडीशन में जरूरत पड़ेगी जब उसका बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है. गाउन इज नेसेसरी व्हेन द बॉडी फ्लूइड फैल रहा है, जैसे छींकने वाली कंडीशन, खांसने वाली कंडीशन में. ग्लव्स प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम पोटेंशियल कंटामिनेशन. ग्लव्स आर अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हैंड. ग्लव्स उस कंडीशन में जरूरत पड़ती है जब यदि कोई हैंड से, उसके हाथों से कंटामिनेशन हो रहा है. इनटू कॉन्टेक्ट विद ए क्लाइंट्स बॉडी और बॉडी फ्लूइड्स. फेस शील्ड इज नेसेसरी फॉर प्रोसीजर्स वेयर स्प्लिसिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज एंटिसिपेटेड. बॉडी फ्लूइड यदि फैल रहा है उस कंडीशन में फेस शील्ड की आवश्यकता पड़ती है. हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे मोस्ट कॉमन वे है इंफेक्शन को रोकने का, दैट इज हैंड हाइजीन. मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट बेसिक वे टू प्रिवेंट द इंफेक्शन इज हैंड हाइजीन. तो HIV एड्स के ट्रांसमिशन को कंडीशन में कैनुलेट करने के लिए उसको ग्लव्स और हैंड हाइजीन की जरूरत पड़ेगी. दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 और 5. क्वेश्चन नंबर 708. A nurse is planning to provide discharge teaching to the family of a client with AIDS. एक नर्स प्लान कर रही है HIV एड्स पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग की टू द फैमिली ऑफ क्लाइंट के फैमिली मेंबर्स को. विच स्टेटमेंट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान. कौन सा स्टेटमेंट टीचिंग प्लान के अंदर नर्स को इंक्लूड करना चाहिए. मतलब HIV एड्स क्लाइंट के फैमिली मेंबर्स को टीचिंग प्लान देना है, उस कंडीशन में टीचिंग प्लान में कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड करना चाहिए. ऑप्शन 1 वॉश यूज डिशेज इन हॉट सोपी वाटर. आपके जो बर्तन है, खाने के सामान है, उनको वॉश करना है गर्म और साबुन के पानी से. ऑप्शन 2 लेट डिशेज सोक इन हॉट वाटर फॉर 24 आवर्स बिफोर वॉशिंग. आपको साबुन के पानी में डिशेज को या जिन खाने का जो सामान है उनको 24 घंटे तक रखना है, फिर उससे उसको वॉश करना है, या वॉश करने से पहले 24 घंटे को साबुन के पानी में रखना है. ऑप्शन 3 यू शुड बॉइल द क्लाइंट डिशेज फॉर 30 मिनट आफ्टर यूज. आपको केवल 30 मिनट तक गर्म पानी में रखना है. ऑप्शन 4 हैव द क्लाइंट ईट प्रॉपर पेपर प्लेट्स सो दे कैन बी डिस्कार्डेड. पेशेंट क्लाइंट को पेपर प्लेट में खाना है ताकि उनको डिस्कार्ड किया जा सके. गेस द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 वॉश यूज डिशेज इन हॉट और सोपी वाटर. गर्म और साबुन के पानी से धोना है, वॉश करना है. HIV एड्स क्लाइंट को केयर कर रहे हैं उस दौरान. दैट इज बेसिक सिंपल प्रिवेंशन थिंग्स. रेशनल पे ध्यान दीजिएगा. ए पर्सन कैन नॉट कॉन्टेक्ट HIV बाई ईटिंग फ्रॉम डिशेज. जो खाने की सामान है, खाने का बर्तन है,
उनके कांटेक्ट में आने से एचआईवी नहीं फैलता है। प्रीवियसली यूज्ड बाय इंडिविजुअल विथ एड्स, रूटीन केयर इज एडिक्वेट। Let dishes soak in hot water for 24 hours before washing. You should boil the client dishes for 30 minutes after use. Have the client eat from paper plates so they can be discarded is unnecessary thing. Basic need, HIV एड्स के जो खाने के बर्तन, कपड़ा, जो भी सामान है उसको गर्म साबुन के पानी से धोना है। क्वेश्चन नंबर 709, ड्यूरिंग एन एड्स एजुकेशन क्लास ए क्लाइंट स्टेट। एड्स एजुकेशन की क्लास के दौरान क्लाइंट बोलता है, पेशेंट बोलता है, वेस्लिन वर्क ग्रेट व्हेन आई यूज कंडोम। जब मैं कंडोम का यूज करता हूं तो वेस्लिन बहुत अच्छा काम करती है। विच कंक्लूजन अबाउट द क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ कंडोम यू कैन द नर्स ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। विच कौन सा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि क्लाइंट का कंडोम के बारे में यूज करेक्ट है। एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन 1 एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफर सेक्स, ऑप्शन 2 एंड एबिलिटी टू एज्यूम सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरेंस रिलेटेड टू करप्ट कंडोम यूज, इग्नोरेंस कंसर्निंग द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्लिन, क्लाइंट ये बोलता है कि कंडोम के साथ वेस्लिन का यूज करना है, तो दैट दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। कंडोम के साथ किसी का भी यूज नहीं करना, कंडोम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इग्नोरेंस रिलेटेड टू करेक्ट कंडोम यूज, मतलब क्लाइंट को प्रॉपर कंडोम का यूज के बारे में नॉलेज नहीं है। रेशनल देखिएगा, वेस्लिन इट इज आल्सो नोन एज पेट्रोलियम जेली, वेस्लिन को पेट्रोलियम जेली भी बोलते हैं। ब्रेक्स डाउन कंडोम इंटीग्रिटी, जो क्या करती है, कंडोम की इंटीग्रिटी या जो कंडोम का प्रॉपर फिजिकल कंडीशन है उसको डैमेज कर देती है। एंड विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंडोम फेलियर, और कंडोम फेलियर के चांसेस बढ़ाती है। यूजिंग वेस्लिन इंस्टेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, वेस्लिन की जगह वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट का यूज करना चाहिए। शो ए लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कंडोम यूज, ए फॉर्म ऑफ सेफर सेक्स, कंडोम के साथ किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट यूज सेफ सेक्स को इंडिकेट नहीं करता, या मतलब किसी भी लुब्रिकेशन के यूज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, उसके साथ वो खुद लुब्रिकेशन आता है। Although the person is attempting to be responsible, there is a lack of knowledge and the behavior is unsafe. ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि उसकी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसका नॉलेज प्रॉपर नहीं है। कंडोम यूज शो द क्लाइंट हैज सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ, कंडोम का यूज कर रहा है तो मतलब वो एचआईवी ट्रांसमिशन के बारे में कुछ समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 710, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ए क्लाइंट जिसका गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ डायग्नोसिस हुआ है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है? गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमक, एंटर का मतलब इंटेस्टाइन, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। स्टोमक और उसकी आंत में, आमाशय से और आंत के अंदर सूजन होना क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द बेसिक इंटेंशन अंडरलाइंग द यूनिक डाइटरी मैनेजमेंट फॉर दिस क्लाइंट। गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेशेंट के लिए यूनिक डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन 1 प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन 2 इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बल्क एंड रफेज इन द डाइट, डाइट के अंदर रफेज और बल्क अमाउंट को इंक्रीज करना है। एलिमिनेट केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल इरिटेशन, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इरिटेशन को हटाना है डाइट से या इन्वॉल्व नहीं करना। ऑप्शन 4 प्रमोट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाई ऑफरिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के फूड देके साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कंडीशन के अंदर कौन सा डाइट देंगे उसको? वो डाइट देते हैं, गेस द करेक्ट आंसर। कौन सा डाइट? एलिमिनेट केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल इरिटेशन। वो डाइट नहीं देंगे हम जो कि केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इरिटेशन करे। रेशनल देखिएगा, इरिटेशन ऑफ द मिकोसा मे कॉज इंक्रीज ब्लीडिंग, इरिटेशन से उसकी ब्लीडिंग और परफॉर्मेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग और परफोरेशन। यदि हम इरिटेशन होगा तो जो उसका इंटेस्टाइन है, स्टोमक क्या हो सकता है? परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब उसमें अंदर छेद हो जाना।
and therefore should be avoided. All clients diet should be nutritionally balanced. सारी डाइट न्यूट्रिशनली बैलेंस होनी चाहिए. दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू दिस क्लाइंट्स प्रॉब्लम. ये क्लाइंट्स प्रॉब्लम से स्पेसिफिक नहीं है. बल्क एंड रफेज डाइट में इरिटेट द म्यूकोसा एंड शुड बी डिक्रीज. गेस्ट्रो बल्क और रफेज डाइट क्या करेगी? इरिटेट करेगी. तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेशेंट के अंदर क्या करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए. साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज नॉट द प्राइमरी गोल. एफर्ट शुड बी. यहाँ पे प्राइमरी गोल क्या है? कि कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना. साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज ये प्रायोरिटी बेस नहीं होगा. हमारा प्रायोरिटी यहाँ पे होगा कि जो स्टोमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं हो और परफोरेशन नहीं हो. एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्लूड फूड्स दैट आर साइकोलॉजिकली बेनिफिशियल बट एलिमिनेट फूड दैट आर इरिटेटिंग टू द म्यूकोसा. उन फूड को हम हटा देंगे जो स्टोमक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को इरिटेट कर रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों. ऐसे मजेदार क्वेश्चन या पूरी मोसबी का जो नर्सिंग की बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बुक है उसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए फ्री के अंदर आप हमारे साथ जुड़िए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए. थैंक यू.